सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, पिछली बार जब ऑनलाइन शिफ्ट में एग्जाम हुए थे ना, तो अलग अलग शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे रिपीटेडली। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तब आपको सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उस महिला खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास किया था, 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की थी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते थे। तो ऑप्शन है आपके सामने सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल तथा वाहिदा प्रिज्म। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सी महिला हैं। तो वो हैं फ्रेंड्स कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी इज़ द राइट। अब देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। मैंने पिछली बार आपको सारे शिफ्ट का एनालिसिस करवाया था, आप चाहें तो एनालिसिस के वीडियो भी देखिएगा, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, साथ ही इनकी जो बहनें हैं ना, वो भी वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं, यानी कि वजन उठाने का, भारोत्तोलन आप कह सकते हैं, उसका काम करती है। ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में याद रखनी है। अब देखिए, ये जो सुनीता विलियम्स हैं, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। ठीक है, इन्हें भी याद रखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट आती हैं बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर भारत की सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो हैं आपकी बछेंद्री पाल, ये भी याद रखेंगे। साथ ही जो वाहिदा प्रिज्म है, ये थ्योरी में भी मैंने आपको पढ़ाया था, आप लोगों ने देखी होंगी क्लासेस। तो जो वाहिदा प्रिज्म है ना, वो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, याद रखेंगे। इनमें से लेफ्टिनेंट कमांडर कौन है? वाहिदा प्रिज्म है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो डिटेल में मैं आपको समझा रही हूँ फ्रेंड्स, उन्हें भी याद रखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से सिर्फ एक घोंसला चुनती हैं और उसमें अंडे देती हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है कि पक्षियों की वह प्रजाति बताइए जिसमें जो नर पक्षी होता है, मेल, वो क्या करते हैं? सुंदर अनेक घोंसले बनाते हैं, और जो फीमेल पक्षी यानी कि मादा पक्षी होती है वो क्या करती है? सिर्फ एक घोंसला चुनती हैं और उसमें एग ले करती हैं, यानी कि अंडे देती हैं। ऑप्शन है कलचिड़ी, शकरखोरा, दर्जिन चिड़िया तथा विवर पक्षी। ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझाए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विवर पक्षी। वो विवर पक्षी हैं। ठीक है, तो देखिए, जो विवर पक्षी हैं अनेक सुंदर घोंसले बनाता है, और जो मादा पक्षी होती है वो सिर्फ एक घोंसला चुनकर उसमें अंडा देती है। तो देखिए, अब जो अदर है, जैसे कलचिड़ी है, ये पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है, याद रखेंगे। पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है कौन? कलचिड़ी। उसके बाद अगर हम शकरखोरा की बात करें, तो शकरखोरा पेड़ की डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो है शकरखोरा। नेक्स्ट, अगर हम दर्जिन चिड़िया की बात करें, तो जो दर्जिन चिड़िया है ना, वो पत्तियों को सिल कर घोंसला बनाती हैं। किस तरीके से बनाती हैं? सिल कर, पत्तियों को सिल कर या सी कर, इस तरीके से ऑप्शन आया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे देश में किस राज्य के अधिकांश व्यक्ति अपने घर के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं तथा इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? ऑप्शन है केरल, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केरल, ऑप्शन ए। जो केरल के लोग होते हैं वो अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और स्वादिष्ट भोजन उससे तैयार करते हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम गोवा की बात करें, गोवा में क्या है? ये जो है नारियल तेल में, नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये सब आपसे सीटेट में पिछली बार पूछे हैं ऑनलाइन वाली शिफ्ट में अलग अलग। नारियल तेल में फ़िश को फ्राई करके खाया जाता है, कहाँ? गोवा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। असम की अगर हम बात करें, तो असम में बोरा चावल खाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, बोरा चावल कहाँ खाया जाता है? असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र
कहाँ स्थित है, यानी कि ठंडा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कोल्ड डेजर्ट। ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन डी, लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। और लद्दाख में चंगपा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? चंगपा जनजाति। पश्मीना शॉल भी यहीं बनते हैं। और ये जो टेंट बनाते हैं उस टेंट का नाम आपसे सीटेट में पूछा है बहुत बार, टेंट का नाम है रैबो। नोट कर लीजिए, चंगपा जनजाति पाई जाती है और ये जो टेंट बनाते हैं टेंट का नाम है रैबो। ठीक है, चलिए और भी हम देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। अब अगर आपसे पूछे गर्म रेगिस्तान वाला स्थान कहाँ है, गर्म रेगिस्तान किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं फ्रेंड्स थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बना हुआ है। थार मरुस्थल रेगिस्तान में स्थित है और इसको गर्म रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस 4 जनवरी, 6 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 7 जनवरी? तो देखिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। साथ ही ये दिवस लुई ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अब ये लुई ब्रेल कौन है आप ये पूछेंगे, तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, लुई ब्रेल या फिर लुइस ब्रेल करके भी ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी। तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अब ये ब्रेल लिपि क्या होती है तो ध्यान से सुनिए। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन भी बना है सीटेट में, कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। इसमें क्या होता है कि 6 बिंदु बनाए जाते हैं और इनको टच करके बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये किन बच्चों के लिए बनाई गई थी? ये उन बच्चों के लिए बनाई गई थी जो देख नहीं पाते हैं, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए इस लिपि का आविष्कार किया गया था, ब्रेल लिपि का। और ब्रेल द्वारा ही ये बनाई गई थी, लुइस ब्रेल द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वो इन बिंदुओं को टच करके फील करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो लुइस ब्रेल हैं आप याद रखेंगे ये फ्रांस के निवासी थे। जब ये छोटे थे तो अपने फादर के कुछ टूल्स थे उनके साथ खेल रहे थे, तो खेलते हुए क्या हुआ कि उनकी आइज़ में वो टूल्स चला गया और इनकी आइज़ चली गई, यानी कि ये अंधे हो गए, आप ये कह सकते हैं ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है, बट इनको पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो इसीलिए उसके बाद इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित थी। और ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। आई थिंक ब्रेल लिपि से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीटेट में ब्रेल लिपि के ऊपर तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्यूमिनियम की खान पाई जाती है? एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है वो भी पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये खान कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, असम, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो ये पाई जाती है फ्रेंड्स उड़ीसा में, याद रखेंगे। एल्यूमिनियम की खान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडुख भाषा में तोरांग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है वन उत्पाद, बी है वन, सी है वन औषधि, डी है वनवासी। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे मुझे कि कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवा दिया है। तो कुडुख भाषा बोली जाती है झारखंड में। मैं ही आपको आंसर भी बता देती हूँ, ये भाषा बोली जाती है झारखंड में। और झारखंड में कुडुख भाषा में तोरांग का अर्थ होता है वन। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और कभी कभी वन की जगह पर जंगल लिख करके भी आ सकता है, तो एक ही बात है, वन या फिर जंगल बोला जाता है तोरांग को कुडुख भाषा में, और ये भाषा बोली जाती है झारखंड में। ठीक हो गया, यहाँ से भी ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं, यानी कि आपको वो ग्रुप चुनना है जिसमें प्रोटीन जो है सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। ऑप्शन ए है अंडे, दालें और मछली। ऑप्शन बी है बादाम, मक्का और दूध। ऑप्शन सी है संतरा, मक्खन और अंडे। ऑप्शन डी है दही, दूध, चावल।
तो चलिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन डी से। सबसे पहले दही की बात करें तो दही में प्रोटीन पाया जाता है। दूध की बात करें तो दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है। और अगर चावल की बात करें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि कार्ब्स पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो संतरा, संतरे में प्रोटीन नहीं बल्कि विटामिन सी पाया जाता है। मक्खन की अगर बात करें तो मक्खन में फ्रेंड्स फैट पाया जाता है। और अंडे की बात करें तो अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया क्योंकि संतरा और मक्खन इन दोनों में प्रोटीन नहीं है। अब ऊपर चलते हैं, बादाम की अगर हम बात करें तो बादाम में फ्रेंड्स प्रोटीन होता है। ठीक है, अब अगर हम मक्के की बात करें तो मक्के में फ्रेंड्स प्रोटीन नहीं बल्कि कार्ब्स होता है इसमें भी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और अगर हम दूध की बात करें तो दूध में प्रोटीन होता है, बट ये ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि इसमें मक्का है और मक्के में प्रोटीन नहीं बल्कि कार्ब्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन ए बचा सिर्फ, जिसमें अंडे, दालें और मछली हैं। तो देखिए, अंडों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, दालों में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, साथ ही मछली में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। अब आपको बताना है पेट्रोलियम हमको किस चीज़ से मिलता है। तो देखते हैं, पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पेट्रोलियम से मिलती हैं, वो आपने बतानी है। तो क्या क्या मिलता है देखिए, ऑप्शन ए है मोम, कोलतार और ग्रीस। ऑप्शन बी है पेंट, प्लास्टिक और रेयॉन। ऑप्शन सी है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोलतार और एथेनॉल। एंड ऑप्शन डी है केरोसिन, केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल जिसको हम कहते हैं, डीजल और मीथेन। तो आपको बताना है कि पेट्रोलियम से हमको क्या क्या मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए को देखें, मोम, कोलतार और ग्रीस, ये तीनों ही चीज़ें हमको पेट्रोलियम से मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर हम ऑप्शन बी को देखें, पेंट, प्लास्टिक और रेयॉन, तो देखिए पेंट तो हमको पेट्रोलियम से मिलता है, प्लास्टिक भी मिलता है, बट रेयॉन नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम एलपीजी देखें तो ये पेट्रोलियम से मिलता है, कोलतार भी हमको पेट्रोलियम से मिलता है, बट एथेनॉल हमको पेट्रोलियम से नहीं मिलता। ऐसे ही नेक्स्ट देखें तो केरोसिन हमको पेट्रोलियम से मिलता है, डीजल भी मिलता है, बट जो मीथेन है ये हमको पेट्रोलियम से नहीं मिलता है। इसीलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे हो गए बाहर और ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिकली ये जो पेट्रोलियम है ना, ये कैसे बनता है, जब जीव जंतु जो है, जब उनकी डेथ हो जाती है, उसके कई वर्षों बाद जब वो अर्थ पर दबे रहते हैं, उसके बाद जब उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उसके बाद हमको उनसे पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनीमिया रोग के उपचार में निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्यों को खाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनीमिया किस चीज़ की कमी से होता है। एनीमिया रोग होता है फ्रेंड्स आयरन की कमी से। जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है, दैट मीन्स एनीमिया रोग है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि आयरन की कमी को दूर करने के लिए इनमें से क्या खाया जाता है, यानी कि इनमें से एक समूह वो कौन सा है जिसमें आयरन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इतना इजी कर दिया मैंने आप लोगों के लिए अब ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है आंवला, शहद और आलू। दूसरा है बंद गोभी, फूल गोभी और पालक। तीसरा है आंवला, गुड़ और पालक। एंड चौथा है गुड़, मटर और टमाटर। तो देखिए, हमेशा याद रखेंगे एनीमिया रोग के उपचार में, यानी कि जिसकी बॉडी में आयरन की कमी है, उसको हमेशा क्या खाने की सलाह दी जाती है, उसको सलाह दी जाती है फ्रेंड्स आंवला, गुड़ और पालक खाने की। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। एक तो इस तरीके से पूछा है कि एनीमिया रोग के उपचार में क्या खाया जाता है, और दूसरा इस तरीके से पूछा गया है कि आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या खाया जाता है। ठीक है, यानी कि आयरन इनमें से किन चीज़ों में मिलता है। तो अब आप याद रखेंगे आंवला, गुड़ और पालक। और हाँ, पालक की जगह हो सकता है ऑप्शन में दे दें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, तो वो ऑप्शन भी आपका राइट होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुडुख और संथाली भाषा बोली जाती है? कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो उधर ही आपकी संथाली भाषा भी बोली जाती है। तो आपके लिए आंसर चूज़ करना इजी हो गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये जो कुडुख और संथाली भाषा है ये झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। साथ ही मैंने आपको थियोरी की क्लासेस करवाई हैं, आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको CDP के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको सारे नोट्स भेजे हैं और उनकी क्लासेस मैंने यूट्यूब पर डाली हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप CDP EVS सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।